So today we will start with the Unit 2 Discourse Analysis of our course code 6001, that is Discourse Analysis of course. So the title of your Unit 2 is Discourse Analysis. So let's start with our unit. So discourse analysis is basically a generic term. Generic means general term, an overarching term, जो हम बहुत सारी अप्रोचेस को दे देते हैं. यानी ये कोई एक पर्टिकुलर अप्रोच नहीं है, कोई एक फिक्स्ड अप्रोच नहीं है कि हम कहेंगे ओके दिस इज डिस्कोर्स एनालिसिस. जितनी भी अप्रोचेस यूज होती हैं डिस्कोर्स एनालिसिस के लिए कंबाइन टुगेदर, उन सबको हम एक ओवरआर्चिंग जेनेरिक टर्म दे देते हैं एंड दैट टर्म इज नोन एज डिस्कोर्स एनालिसिस. और वो अप्रोचेस किस पर्पस के लिए यूज़ होती हैं? एनालाइज करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए रिटन और स्पोकन डिस्कोर्सेस को. अब 1970s में ये फील्ड जो है वो एस्टैब्लिश हुई और डेवलप होना शुरू हुई, और स्टार्ट में इसको क्या नाम दिया गया? डिस्कोर्स स्टडीज़ का. सो 1970s में डिस्कोर्स एनालिसिस का जो नाम था दैट वाज डिस्कोर्स स्टडीज़. फिर इसकी जो थ्योरेटिकल डायमेंशंस थी, जो मैथडोलॉजिकल डायमेंशंस थी और जो एनालिटिकल डायमेंशंस थी, वो सब की सब जो हैं वो ग्रेजुअली डेवलप होती चलेगी. एंड ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंट थेरीज़ हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं जिनसे डिस्कोर्स को स्टडी किया जाता है. एंड मल्टीपल थेरीज़ हैं, मल्टीपल स्कॉलर्स ने इसके डिफरेंट मेथड्स दिए हैं, डिफरेंट थेरीज़ दी हैं, एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स और मेथड्स यूज़ किए हैं. और ये फील्ड जो है वो दिन ब दिन एक्सपैंड होती जा रही है. ऐसा नहीं है कि हम दिन ब दिन उसको नैरो डाउन कर रहे हूँ. वी आर ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग इट, ब्रॉडनिंग इट. सो इसीलिए डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर थ्योरीज की और प्रैक्टिसेस की एक बहुत बड़ी वैरायटी है जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम किसी भी डिस्कोर्स का एनालिसिस कर सकते हैं. अब जो डिस्कोर्स एनालिसिस है, अगर हम उसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू में या पैराडाइम्स में डिवाइड करें तो डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च है. वाई इज़ इट क्वालिटेटिव? क्योंकि इसमें हम क्वांटिटी से ज़्यादा जो एस्पेक्ट्स क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं, हम उसके साथ उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि इम्पैक्ट क्या है इस चीज़ का. हम इस पर कंसर्न नहीं होते कि कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा यूज़ हो रही है. वी आर मोर कंसर्न विद व्हाट इट्स इम्पैक्ट इज़, व्हाट इट्स इम्प्लीकेशंस आर. सो बेसिकली डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ मोर ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च देन अ क्वांटिटेटिव रिसर्च. ऐसा नहीं है कि आप क्वांटिटेटिव एंगल से इसको स्टडी नहीं कर सकते, but even if you get a quantitative data, ultimately you have to interpret it in qualitative terms. So that is why we say that discourse analysis is basically a qualitative research approach, and obviously it falls in social sciences and humanities. और बहुत सारे एकेडमिक डिसिप्लिन्स में ये प्रैक्टिस होती है. सिर्फ लिंग्विस्टिक्स में ही प्रैक्टिस नहीं होती, फिलॉसफी में भी प्रैक्टिस की जाती है. एंथ्रोपोलॉजी जो कि ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी है, उसमें भी ये प्रैक्टिस होती है. फिर सोशियोलॉजी में भी हम डिस्कोर्स का एनालिसिस करते हैं, सोशियोलॉजी की थ्योरीज़ के पर्सपेक्टिव में. साइकोलॉजी के अंदर भी जब हम साइको एनालिसिस किया जाता है पेशेंट्स का या ग्रुप ऑफ पेशेंट्स का, तो उनके डिस्कोर्स का भी एनालिसिस किया जाता है, तो वहाँ पे भी डिस्कोर्स एनालिसिस अप्लाई होता है. कल्चरल स्टडीज़ में जब हम डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करते हैं तो उन कल्चर्स के जो डिस्कोर्सेज होते हैं उनको भी स्टडी किया जाता है. सो डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ यूज्ड इन कल्चरल स्टडीज़ एज वेल, एंड ऑब्वियसली जेंडर स्टडीज़ में भी, जहाँ पे हम मेल और फीमेल डिस्कोर्सेज को स्टडी करते हैं उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वहाँ पे भी जब डिस्कोर्स स्टडी होगा फ्रॉम एनी परस्पेक्टिव इन एनी फील्ड इन एनी सब्जेक्ट, तो दैट विल बी primarily discourse analysis. So as we say that the field developed in 1970s, initially it was discourse studies, later on it was named as discourse analysis. So now we will have a look at its brief history कि जो डिस्कोर्स एनालिसिस की जो फील्ड है ये डेवलप कैसे हुई, किन किन एराज में ये किन किन फेजेस से गुजरी है. सो सबसे पहले तो डिस्कोर्स एनालिसिस का पर्पस क्या है कि ये लैंग्वेज को एनालाइज करता है जब वो यूज़ होती है, प्रैक्टिकली यूज़ होती है. ग्रामर बुक्स में लिखी हुई लैंग्वेज नहीं, डिक्शनरीज में लिखी हुई लैंग्वेज नहीं,
बल्कि जब वो प्रैक्टिकली एक्चुअली रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर यूज़ हो, चाहे रिटन हो चाहे स्पोकन हो। और इसके बाद जिन कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ होती है उनको भी हम साथ में ही एनालाइज करते हैं। हम सिर्फ लैंग्वेज को एनालाइज नहीं करते, बल्कि जिन कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ होती है, जिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो डिसेमिनेट होती है यानी फैलाई जाती है वो लैंग्वेज, जहाँ वो कंज्यूम होती है यानी जो लोग उसको रिसीव करते हैं उस टेक्स्ट को, चाहे वो रिटन हो स्पोकन हो, उस सब को हम स्टडी करते हैं जब, तो दैट इज़ बेसिकली डिस्कोर्स एनालिसिस। And obviously then it focuses on worldview, it focuses on social relations, it also focuses on social identities। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं यानी वर्ल्ड व्यू, सोशल रिलेशन, सोशल आइडेंटिटीज़, ये ना सिर्फ डिस्कोर्स कंस्ट्रक्ट करता है, डिस्कोर्स इन तीनों चीज़ों को प्रोजेक्ट भी करता है। और ये सब चीज़ें हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले जो डिस्कोर्स एनालिसिस की टर्म है वो 1952 में ज़ैलिग हैरिस ने यूज़ की थी। वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन लिंग्विस्ट था, और सबसे पहले जो चीज़ उसने डिस्कवर की थी या जिस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है वो क्या है कि उसने लैंग्वेज के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्कवर किए थे कि लैंग्वेज जो है वो फिक्स्ड नहीं है, लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, चेंज होते हैं, डेवलप होते हैं। सो दैट वाज अ कंसेप्ट दैट वाज गिवन बाय ज़ैलिग हैरिस, और सबसे ज़्यादा वो इसी कॉन्सेप्ट के लिए फेमस है, यानी डिस्कवरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स इन लैंग्वेज। और सबसे पहले डिस्कोर्स एनालिसिस की टर्म भी ज़ैलिग हैरिस ने यूज़ की थी इन 1952। अब उसका मेन इंटरेस्ट किस चीज़ में था कि वो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज जो है वो सेंटेंस लेवल से आगे जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज हैं उनको स्टडी करना चाहता था, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। यानी वो सिर्फ सेंटेंस लेवल तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता था, बल्कि सेंटेंस लेवल से अबव लैंग्वेज को स्टडी करना चाहता था। एंड दैट इज़ वाई ही यूज्ड दिस टर्म डिस्कोर्स, एंड दैट इज़ वन ऑफ द टू definitions of discourse, that it is study of language above sentence level. एक तो वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड था कि लैंग्वेज जब सेंटेंस से बियॉन्ड यूज़ होती है तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे नंबर पे वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड था, वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड था कि लैंग्वेज के जो डिफरेंट फीचर्स हैं या कौन से ऐसे लैंग्वेज के फीचर्स हैं वो उस वक्त यूज़ होते हैं जब हम डिफरेंट वैरायटी की टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं और डिफरेंट यूनिक स्टाइल्स में जो है वो टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। यानी एक टेक्स्ट को दूसरी टेक्स्ट से, या एक राइटिंग स्टाइल को दूसरे राइटिंग स्टाइल से, या एक स्पीकिंग स्टाइल को दूसरे स्पीकिंग स्टाइल से कौन से लैंग्वेज के फीचर्स डिफरेंट बनाते हैं। जैसे स्पीच जो है वो एसे से कैसे डिफरेंट है, पोइट्री जो है वो प्रोज से कैसे डिफरेंट है। अगर एक पर्सन जो है वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है और अपने फ्रेंड से बात कर रहा है तो उसकी लैंग्वेज में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो कौन से फीचर्स हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बना रहे हैं। तो ज़ैलिग के दो इंटरेस्ट थे, एक तो ये कि लैंग्वेज को सेंटेंस से बियॉन्ड स्टडी करना, उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना जो सेंटेंस से बियॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा उन फीचर्स को लैंग्वेज के स्टडी करना जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ टेक्स्ट और स्टाइल्स को एक दूसरे से यूनिक और डिफरेंट बनाते हैं। अब उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट या बहुत जो जो हम कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट जो ऑब्जर्वेशंस थी वो क्या थी। एक तो ये कि कनेक्टेड डिस्कोर्स अकर्स विद इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी डिस्कोर्स जब कंटिन्यूटी में होता है तो वो किसी सिचुएशन में होता है, किसी ना किसी सिचुएशन का होना ज़रूरी है डिस्कोर्स के होने के लिए। चाहे कोई पर्सन बोल रहा हो, चाहे कोई मतलब कोई इंसान अकेला बोल रहा हो, बाकी लोग उसे सुन रहे हों, कोई कन्वर्सेशन हो रही हो, चाहे कोई इंसान बैठा हो और बैठ के लिख रहा हो, यानी कभी एक चैप्टर लिखे, कभी दूसरा चैप्टर लिखे, कभी तीसरा चैप्टर लिखे, यानी वो एक बुक लिख रहा हो, या वो कोई साइंटिफिक बुक लिख रहा हो, कोई लिटरेचर की बुक लिख रहा हो, लिटरेरी बुक, नावल लिख रहा हो, पोइम लिख रहा हो, कुछ भी। तो इन सब चीज़ों के लिए, यानी ये सारे इंस्टेंसेस ऑफ डिस्कोर्स हैं, और इंस्टेंसेस ऑफ डिस्कोर्स को हमेशा एक पर्टिकुलर सिचुएशन की ज़रूरत होती है। दैट वाज हिज
first observation. Second observation was that the relationship between linguistic and non-linguistic behavior. He was also interested in that. He wanted to explore कि जो हमारा linguistic behavior होता है और उसके साथ attached to non-linguistic behavior होता है, यानी body language, gestures, expressions और बाकी जो elements involved होते हैं, the way we dress, the way we behave, वो सब का आपस में क्या link है, वो उनके relationship को भी study करना चाहता था. Basically, how people make sense of or understand when someone says something in a particular situation. So एक तरफ तो उसका मानना ये था कि डिस्कोर्स हमेशा तभी वजूद में आता है जब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हो, और दूसरे एंड पे वो ये भी अंडरस्टैंड करना चाहता था कि वो लोग जो उस डिस्कोर्स को रिसीव करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, वो उस डिस्कोर्स को कैसे रिसीव और इंटरप्रेट करते हैं. वो रिसेप्शन और इंटरप्रिटेशन का मैकेनिज्म जो है उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, वो उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहता था, यानी एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, क्रिएशन एंड रिसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन. सो ज़ैलिग वाज कंसर्न्ड विद ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ डिस्कोर्स. सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए. Are these points clear or is there any confusion? All right, if it is clear, then let's move on to the next point. एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि लोग जो कहना चाहते हैं अक्सर वो जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो उनकी अटरेंसेस होती हैं, वो उनमें वो सारी बात कहते नहीं हैं. सो दैट मीन्स कि जो इंसान कहना चाहता है या जो उसकी इंटेंशन होती है और जो वो अपनी अटरेंस के थ्रू स्टेट करता है, उन दोनों के मीनिंग में अक्सर डिफरेंस होता है. यानी जो बात हम कहना चाहते हैं और जो बात हम एक्चुअली कहते हैं या जो वर्ड्स हम एक्चुअली यूज़ करते हैं, उनके बीच अक्सर डिफरेंस होता है. बहुत सारी चीज़ें हम इम्प्लाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम जो कहना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली वर्ड्स यूज़ नहीं कर पाते या रॉन्ग वर्ड्स यूज़ कर देते हैं. सो देयर ऑलवेज इज़ अ डिफरेंस between what was intended and what was actually uttered. So if one of your friends invite you to a party and you respond with an utterance like I have a test tomorrow, अगेन वही एग्जाम्पल है कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपको ये कहे कि इनवाइट करे पार्टी के लिए और आप आगे से कहें आई हैव अ टेस्ट टुमारो, तो बेसिकली आपने उस क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब नहीं दिया कि आई कैन कम और आई कैन नॉट कम, बट स्टिल जो है आपके फ्रेंड ने सिंपली ये बात जो है वो अंडरस्टैंड कर लेनी है फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन दैट यू विल नॉट बी कमिंग टू पार्टी एंड यू आर डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन. अब आपके जो वर्ड्स हैं आई हैव अ टेस्ट टुमारो, इनमें पार्टी की एक्सेप्टेंस या रिफ्यूज़ल कहीं भी नहीं है, लेकिन इम्प्लाइड है, डायरेक्ट नहीं है लेकिन इम्प्लाइड है. सो जो हम कहना चाहते हैं कई दफ़ा हम वो डायरेक्टली नहीं कहते बल्कि इनडायरेक्टली या इम्प्लाइड वे में कहते हैं, एंड almost always this happens in a lot of situations. So इसीलिए हैरिस का ये मानना है कि कोई भी जो अटरेंस होती है उसका मीनिंग सिचुएशन स्पेसिफिक होता है. यानी आई हैव अ टेस्ट टुमारो का इस सिचुएशन में जो मीनिंग है वो ये नहीं है कि उस पर्सन का टेस्ट है टुमारो, इसका मीनिंग ये है कि वो पार्टी में नहीं जा सकता. लेट्स सपोज अगर आप किसी से कहें नाउ यू शुड स्लीप और अगला पर्सन ये कहे कि आई हैव अ टेस्ट टुमारो, तो अब इसी आई हैव अ टेस्ट टुमारो का मीनिंग क्या होगा, आई कैन नॉट स्लीप. लेट्स सपोज कि अगर आप किसी से ये कहें कि हेल्प मी इन द किचन और वो आगे से कहे आई हैव अ टेस्ट टुमारो, अब इसी सेम सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा और इसका मीनिंग ये होगा कि वो पर्सन आपकी हेल्प करने से मना कर रहा है. राइट, तो वर्ड्स वही हैं आई हैव अ टेस्ट टुमारो, लेकिन सिचुएशन चेंज होने से इस अटरेंस का मीनिंग हर दफ़ा जो है चेंज होता जा रहा है.
So that is how, along with the utterance or along with the situation, even if the utterance remains the same, the meaning changes with the situation. तो अगर हम किसी भी अटरेंस को अंडरस्टैंड करते हैं तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम सेम अटरेंस को डिफरेंट वेज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेम अटरेंस के डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम अटरेंस चेंज करें, सिचुएशन चेंज होने से सेम अटरेंस के मीनिंग्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। और अगर दोनों यूज़र्स का वर्ल्ड व्यू सेम होगा तो वो हर दफ़ा उसके चेंज्ड मीनिंग को ईजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर उनके वर्ल्ड व्यूज़ डिफरेंट होंगे तो फिर उन्हें उसके चेंज्ड मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी होगी और वहाँ पे फिर कम्युनिकेशन का गैप आ जाएगा और वो एक दूसरे की बात को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। Then the next scholar that we have is Van Dyke. So Van Dyke का ये मानना है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्ट होती है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस कॉन्टेक्स्ट हमें बनी बनाई मिलती है। हर इंडिविजुअल जो किसी कॉन्टेक्स्ट में इन्वॉल्व होता है वो अपने हिसाब से उस कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करता है और अपने हिसाब से डिटरमिन करता है कि उसने किस तरह की टेक्स्ट क्रिएट करनी है और किस तरह की टेक्स्ट को किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ करना है। लेकिन ऑब्वियसली किस सिचुएशन में आपने किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है वो आपके कॉमन वर्ल्ड व्यू से भी आ रही है, जो आपने अपनी सोसाइटी, अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी एनवायरनमेंट से सीखा है कि किस सिचुएशन में कौन से अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब है, किस सिचुएशन में आप कौन सी बात कर सकते हैं, कौन सी बात नहीं कर सकते, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर नहीं कर सकते। बट अल्टीमेटली ये डिसाइड करना कि इस सिचुएशन में आई कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज एंड आई कैन नॉट यूज़ दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, आई कैन make this type of utterance and I cannot make this type of utterance is subjective. Every individual decides or makes this decision on their own. So that is why Van Dyke says that context in itself is not an objective construct, it also is a subjective construct. और जो हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू है, जो हमारी शेयर्ड अजम्पशन है लैंग्वेज को लेके, और जो हमारी सोशल इंटरेक्शंस जब भी होती हैं हम उनको यूज़ करते हैं, अपनी लिंग्विस्टिक नॉलेज को यूज़ करते हैं, बट अल्टीमेटली हम सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स ही यूज़ करते हैं इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। अब जो सोसाइटी और जो डिस्कोर्सेस के दरमियान जो लिंक होता है वो मीडिएटेड होता है। मीडिएटेड का मतलब ये है कि मतलब ऐसे नहीं है कि कोई रैंडमली कोई चीज़ हो रही है बगैर सोचे समझे। Mediated is something that is actually created or brought about. यानी जो लैंग्वेज और डिस्कोर्स सोसाइटी और डिस्कोर्स का जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ वो नेचुरल नहीं है, वो हम क्रिएट करते हैं। हर सोसाइटी और उसके इंडिविजुअल्स खुद से कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसको क्रिएट कर रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली लैंग्वेज यूज़र्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, उनकी लिंग्विस्टिक प्रैक्टिसेस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो उस कम्युनिकेटिव इवेंट को जिसके अंदर वो इंगेज्ड हैं वो कैसे उसको कंटिन्यू करेंगे। लाइक लेट सपोज कि एक वेडिंग है, उसकी जो प्रैक्टिसेस अफ्रीका में हैं वो प्रैक्टिसेस जो हैं वो मिडल ईस्ट में नहीं हैं। तो वेडिंग इज़ वन इवेंट, अब उसमें जो डिस्कोर्स, जिस तरह का डिस्कोर्स अफ्रीका में होगा उस एक कॉन्टेक्स्ट में, वेडिंग की कॉन्टेक्स्ट में, उस तरह का कॉन्टेक्स्ट मिडल ईस्ट में
उसी वेडिंग कॉन्टेक्स्ट में वैसा डिस्कोर्स मिडल ईस्ट में नहीं होगा। वाई? बिकॉज वहाँ की जो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिसेस हैं और सोशल प्रैक्टिसेस हैं अफ्रीका की, और जो लिंग्विस्टिक और सोशल प्रैक्टिसेस हैं मिडल ईस्ट की, वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो दैट मीन्स कि दोनों जगहों पे जो डिस्कोर्स और सोसाइटी का कनेक्शन है वो नेचुरल नहीं है, मीडिएटेड है। अगर नेचुरल होता तो दोनों जगहों पे डिस्कोर्स भी एक जैसा ही होता, यानी एग्जैक्ट वैसा ही अफ्रीका में डिस्कोर्स होता जैसा कि मिडल ईस्ट में हो रहा है। अगर वो दोनों जगहों पे एक जैसा नहीं हो रहा, सो दैट मीन्स कि जो डिस्कोर्स है दैट इज़ मीडिएटेड, मीन्स कि सोसाइटी या उसके जो यूज़र्स हैं उनकी जो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिसेस होती हैं वो डिटरमिन करती हैं कि डिस्कोर्स और सोसाइटी एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। Okay, some of your class fellows are trying to join as guests. उनके साथ अगर आप लोगों में से किसी का कांटेक्ट है तो काइंडली उन्हें इन्फॉर्म कर दें कि वो LMS पोर्टल पे जाके वहाँ से लिंक ज्वाइन करेंगे तो क्लास ज्वाइन होगी। अदरवाइज़ अगर मैं उनको यहाँ से अलाउ कर भी दूँ तो भी उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। So they should go back to LMS portal and then join from there. Okay, if it is clear, then let's move on to the next point. So basically, it is not the social situation that influences or is influenced by discourse, but the way the participants define the situation in which the discourse occurs. So he says कि जो social situation है वो ना तो डिस्कोर्स को इन्फ्लुएंस करती है ना डिस्कोर्स से इन्फ्लुएंस होती है, बल्कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जिस तरह से उस सिचुएशन को डिफाइन करते हैं जिसके अंदर वो डिस्कोर्स हो रहा है वो डिटरमिन करता है या वो इन्फ्लुएंस करता है डिस्कोर्स को भी और उस सिचुएशन को भी। यानी जो पार्टिसिपेंट्स का परसेप्शन है उस सिचुएशन को लेके वो डिटरमिन करता है कि किस तरह का डिस्कोर्स होगा और वो सोशल सिचुएशन जो है वो किस तरह से डेवलप होगी। So contexts refer to broader socio-cultural conditions which are constantly modified and evolved, and people's interactions are grounded in their contextual conditions as language users of a certain community. अब जो हमारी contexts होती हैं वो बेसिकली सोशियो कल्चरल कंडीशंस हैं, और सोशियो कल्चरल कंडीशंस कभी भी स्टैटिक नहीं होती हैं, वो टाइम के साथ चेंज होती हैं। जो चीज़ें आज अच्छी समझी जाती हैं हो सकता है 5-10 ईयर्स बैक वो अच्छी ना समझी जाती हों। जो चीज़ें 5-10 ईयर्स बैक अच्छी समझी जाती थी ज़रूरी नहीं कि वो आज भी अच्छी समझी जाती हों। एंड इवन वो चीज़ें जो अगर आप फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठ के अगर उन पर बात करें तो इट्स फाइन, वही बातें अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के करें तो वो हो सकता है कि वो अच्छी ना समझी जाएँ। इस तरह से वो मैटर्स जो आप अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करते हैं हो सकता है अगर वो अपने कोलीग्स के साथ आप बैठ के डिस्कस करें तो वो अच्छा ना समझा जाए। सो जो हमारी कल्चरल कंडीशंस होती हैं वो इवॉल्व होती हैं, वो मॉडिफाई होती हैं। किसकी वजह से? हमारी अपनी इंटरेक्शंस की वजह से, यानी लोगों की इंटरेक्शन की वजह से। जो जो वो इंटरेक्शंस मॉडिफाई होती हैं, चेंज होती हैं, हमारे परसेप्शंस चेंज होते हैं, उसके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट भी और कल्चरल कंडीशंस भी मॉडिफाई और चेंज होती हैं। एंड ऑब्वियसली हमारा जो लैंग्वेज यूज़ है वो हमारी सोसाइटी के अंदर एम्बेडेड होता है, ग्राउंडेड होता है। तो जब ये प्रैक्टिसेस चेंज होंगी तो हमारा लैंग्वेज यूज़ भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा और उसके साथ हमारा डिस्कोर्स भी चेंज हो जाएगा। If we cannot make sense of the way language is used in certain culture, then we cannot make sense of their text, as texts are essentially grounded in their contexts. So basically अगर हम किसी भी कल्चर की टेक्स्ट को स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो स्पोकन हो चाहे रिटन हो, स्पोकन इज़ वर्बल बेसिकली, तो अगर वो वर्बल टेक्स्ट है या रिटन टेक्स्ट है, इधर वे अगर आप उस टेक्स्ट को जो है स्टडी कर रहे हैं और आप उस कल्चर के बारे में आपकी कोई नॉलेज नहीं है, आप उस कल्चर को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, तो फिर आप उस टेक्स्ट को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। वाई?
बिकॉज जो टेक्स्ट है वो किसके अंदर ग्राउंडेड है, कॉन्टेक्स्ट में, और कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रही है, कल्चर से। तो अगर आप कल्चर ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आप टेक्स्ट को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो टेक्स्ट को समझने के लिए उस कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है जिसके अंदर वो क्रिएट होती है, और कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए उस कल्चर को समझना ज़रूरी है जिसमें वो कॉन्टेक्स्ट अकर होती है या क्रिएट होती है अगेन। So basically, discourse analysis is interested in what happens when people draw on the knowledge they have about language to do things in the world. So basically, discourse analysis की ये एक बहुत बेसिक सी एक डेफिनेशन आ गई जो जॉनस्टोन ने दी थी। Discourse analysis is what happens when people draw on the knowledge they have about language to do things in the world. Okay, now our next point is interdisciplinary nature of discourse analysis. यानी हमने पहले स्टार्ट में डेफिनेशन में भी देखा था, इंट्रो में भी देखा था कि डिस्कोर्स एनालिसिस हम सिर्फ लिंग्विस्टिक्स में नहीं करते, हम मल्टीपल फील्ड्स में करते हैं। आप लिटरेरी स्टडीज़ में भी डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं, बिकॉज टेक्स्ट, इवन लिटरेरी टेक्स्ट आर इन देमसेल्व्स डिस्कोर्स। फिलॉसफी में भी डिस्कोर्स एनालिसिस होता है, साइकोलॉजी में डिस्कोर्स एनालिसिस होता है, एंथ्रोपोलॉजी में डिस्कोर्स एनालिसिस होता है, पॉलिटिकल साइंस में डिस्कोर्स एनालिसिस होगा, आईआर में होगा, मीडिया स्टडीज़ में होगा। देयर आर मल्टीपल डिसिप्लिन्स जिनके अंदर डिस्कोर्स होता है, और जहाँ जहाँ डिस्कोर्स होता है उसको अगर किसी भी एंगल से अंडरस्टैंड करने के लिए उसको एनालाइज किया जाता है, देन डिस्कोर्स एनालिसिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड. So that is why we say that discourse analysis is interdisciplinary in nature. So discourse analysis अपनी जगह एक मुकम्मल कंप्लीट एकेडमिक डिसिप्लिन ज़रूर है, लेकिन फिर भी अपनी नेचर में ये अभी भी इंटरडिसिप्लिनरी ही है, और इसीलिए अपनी थेरीज़ और अपने मेथड्स के लिए भी डिफरेंट डिसिप्लिन से हेल्प लेता है. कुछ मेथडोलॉजीज़ इसकी साइकोलॉजी से आई हैं, कुछ थेरीज़ इसकी पॉलिटिकल साइंस से में भी आई हूँ, कुछ मेथडोलॉजीज़ और जो थेरीज़ हैं वो इसकी फ़िलासफ़ी से आई हैं. तो डिफरेंट फील्ड से ये ड्रॉ करता है और वहाँ से वो अपने मेथड्स और मेथडोलॉजीज़ और थेरीज़ को लेता है. स्पेशली जब इसकी इनिशियल फेज थी, जिस वक्त डिस्कोर्स एनालिसिस 1970s में एज अ सेपरेट डिसिप्लिन इमर्ज हो रहा था, तो जिसके जो थ्रेटिकल पर्सपेक्टिव्स थे, जो रिसर्च अप्रोचेस थी, जो मेथडोलॉजिकल टूल्स थे, वो बोरो ही दूसरे डिसिप्लिन से हुए थे, जैसे एंथ्रोपोलॉजी से, फिलॉसफी से, सोशियोलॉजी से, लिंग्विस्टिक्स से और दूसरी फील्ड्स से. अब ये जो डिस्कोर्स एनालिसिस का ये वाला जो एंगल है जिसमें हम लैंग्वेज, रियल लैंग्वेज इन यूज़ को स्टडी करते हैं, ये कहाँ से आया है? एंथ्रोपोलॉजी से, जिसमें हम डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है? स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स और हाउ ह्यूमन बींग्स लिव इन डिफरेंट कल्चर्स. सो वहाँ से ये ट्रेडिशन आई कि वहाँ पे चूँकि कल्चर्स के अंदर हम स्टडी करते थे लैंग्वेज को भी, कि एक कल्चर के अंदर लैंग्वेज कैसे यूज़ होती है, तो वहीं से डिस्कोर्स एनालिसिस की ये ट्रेडिशन डेवलप हुई कि रियल लैंग्वेज इन यूज़. और बेसिकली उसमें टेक्निक कौन सी यूज़ की जाती थी? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. ये एंथ्रोपोलॉजी की टेक्निक है जिसमें जो ऑब्जर्वर्स हैं वो किसी भी सोसाइटी के अंदर जाके ऐसे ही बैठ जाते हैं, जैसे किसी स्ट्रीट में बैठ जाएंगे, किसी हॉल में बैठ जाएंगे, किसी होटल में बैठ जाएंगे, और लोगों को बस ऑब्जर्व करेंगे कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, ताकि एक्चुअली रियल में किसी सोसाइटी या कल्चर के अंदर लैंग्वेज कैसे यूज़ होती है या लोग कैसे अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हैं उसको ऑब्जर्व किया जा सके. तो वही जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की जो टेक्निक थी और जो ट्रेडिशन थी, वो डिस्कोर्स एनालिसिस ने एंथ्रोपोलॉजी से बोरो कर ली. अब लैंग्वेज जो है वो कल्चर को ट्रांसमिट ही नहीं करती, बल्कि वो कल्चर के थ्रू ट्रांसमिट भी होती है. हम अपनी लैंग्वेज सीखते ही अपने कल्चर से हैं. सो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो रियल लैंग्वेज यूज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो कल्चर को स्टडी करते हैं, तो उसकी ट्रांसमिशन को भी स्टडी करते हैं. एंड ऑब्वियसली डिस्कोर्स एनालिसिस में भी हम सिर्फ लैंग्वेज की प्रोडक्शन को ही स्टडी नहीं करते, बल्कि उसकी रिसेप्शन को भी स्टडी करते हैं. तो अगेन
बहुत सारे मेथड्स और मेथोडोलॉजीज एंथ्रोपोलॉजी से भी बोरो की गई हैं। अब लैंग्वेज जो है वो एक सोशल प्रैक्टिस है, और जो डिस्कोर्स एनालिस्ट है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और किसी एक एंगल से इंटरेस्टेड नहीं है, वो बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स और पर्सपेक्टिव से इस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड है कि जो लैंग्वेज है वो एक सोशल प्रैक्टिस है, यानी सोसाइटी के अंदर यूज़ होती है। अब इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए, या ये जो परसेप्शन था कि लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल प्रैक्टिस, ये डिस्कोर्स एनालिसिस ने कहाँ से बोरो किया है? सोशियोलॉजी से। रियल लैंग्वेज इन यूज़ किससे बोरो किया? एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेडिशन से। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की टेक्निक कहाँ से ली? एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेडिशन से। डिस्कोर्स एज और लैंग्वेज एज अ फॉर्म ऑफ सोशल प्रैक्टिस किससे लिया? सोशियोलॉजी से। फिलॉसफी से क्या लिया? कंसर्न फॉर ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलॉसफी, ये किससे लिया है? फिलॉसफी से। फिर जो फिलोसफर्स हैं जैसे J.L. आस्टन, जॉन सर्ल और H. पॉल ग्राइस, उन्होंने कुछ ऐसे जैसे ग्राइस ने स्पीच एक्ट थ्योरी दी जो हमें एक यूनिक पर्सपेक्टिव देती है ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे। तो जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस हैं वो कहाँ से आई? फिलॉसफी की फील्ड से। अब आपको इस पे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इज डिस्कोर्स एनालिसिस लिंक्ड विद अदर फील्ड्स ऑफ नॉलेज या अदर साइंसेज या अदर सोशल साइंसेज, और डिस्क्राइब डिस्कोर्स एनालिसिस कनेक्शन विद अदर फील्ड्स ऑफ नॉलेज और अदर साइंसेज और अदर सोशल साइंसेज। तो उसमें फिर आप यही वाला जो आंसर है वो लिखेंगे, जिसमें आप ये बताएंगे कि एंथ्रोपोलॉजी से क्या लिया है, सोशियोलॉजी से क्या लिया है, फिलॉसफी से क्या लिया है, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के साथ आप उसको कंपेयर करेंगे। अब लैंग्वेज एज डूइंग, एंथ्रोपोलॉजी से क्या लिया? रियल लैंग्वेज इन यूज। एक और फीचर है लैंग्वेज का, लैंग्वेज एज डूइंग, ये कहाँ से आया? फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज से, कि लैंग्वेज क्या है? कुछ करना है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक अटरेंस को जब अंडरस्टैंड करते हैं तो हम सिर्फ उसके मीनिंग को ही, यानी वो मीनिंग जो उसके वर्ड्स में मौजूद है, सिर्फ उसको डिकोड नहीं करते, बल्कि हम इस चीज़ को भी डिकोड करते हैं कि वो जो स्पीकर था वो क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा था। यानी सिर्फ वर्ड्स का मीनिंग ही हम अंडरस्टैंड नहीं करते या इंटरप्रेट नहीं करते, बल्कि हम इंटेंशन ऑफ स्पीकर को भी डिकोड करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि आई हैव अ टेस्ट टुमारो, तो वो जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग और साथ में जो स्पीकर की इंटेंशन थी, दोनों को जब हम डिकोड करेंगे ऑब्वियसली तभी हम वो जो अटरेंस है उसके ट्रू मीनिंग को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। Philosophers have been traditionally concerned with the study of meaning, which has been the central concern of discourse analysis too. फिर जो philosophers हैं वो हमेशा से study of meaning के साथ concerned रहे हैं, और discourse analysis में भी हम meaning को study करते हैं, तो वो चीज़ भी discourse analysis ने philosophy से ही borrow की है। Then एक और इंटरेस्ट जो है डिस्कोर्स एनालिस्ट का वो किस में है कि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं नेचर ऑफ मीनिंग को, कि मीनिंग है क्या, उसकी नेचर क्या है, कहाँ से आता है, कैसे डेवलप होता है, कैसे चेंज होता है, वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिनसे मीनिंग डेवलप होते हैं, मीनिंग क्रिएट किए जाते हैं, मीनिंग निगोशिएट होते हैं और मीनिंग चेंज किए जाते हैं। और जब हम सोसाइटल या सोशल इंटरेक्शन होती है जब, तो उसमें मीनिंग्स कैसे क्रिएट होते हैं। अब ये जो अप्रोच है डिस्कोर्स एनालिसिस की, ये भी लैंग्वेज फिलॉसफी से ही आई है, और वहाँ से जो डिस्कोर्स एनालिसिस की एक और फील्ड है प्रैग्मैटिक्स, या लिंग्विस्टिक्स की एक फील्ड है प्रैग्मैटिक्स, जिसका मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज, स्टडी ऑफ मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स यूज़। अब प्रैग्मैटिक्स भी लिंग्विस्टिक्स की एक फील्ड है, और जिसमें हम स्टडी ऑफ मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स यूज़ करते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस में भी हम ये देखते हैं कि कोई भी जो अटरेंस है वो जब यूज़ हो रही है या अटर हो रही है तो उसमें किस सेंस या किस मीनिंग में यूज़ हो रही है। तो अगेन प्रैग्मैटिक्स के साथ भी डिस्कोर्स एनालिसिस का एक लिंक है, एक कनेक्शन है। तो फिर कुछ थेरीज और कुछ मेथोडोलॉजीज जो हैं वो डिस्कोर्स एनालिसिस में प्रैग्मैटिक्स से भी ली गई हैं। सो लिंग्विस्टिक्स के साथ इसका लिंक, फिलॉसफी के साथ इसका लिंक, और फिर प्रैग्मैटिक्स के साथ इसका लिंक। फिर
एक और जो डिस्कोर्स एनालिसिस का कंसर्न है, या एक और चीज़ जिसको डिस्कोर्स एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं, वो क्या है? वो ऑर्डर जिसमें सोशल इंटरेक्शन होती है, यानी ऑर्डरलीनेस जो है सोशल इंटरेक्शन की, यानी सोशल इंटरेक्शन जो है वो हमेशा किसी ऑर्डर में होती हैं, किसी तरतीब में होती हैं, कोई ना कोई उसका सीक्वेंस होता है, कोई ना कोई उसका लिंक होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्डरलीनेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ये किससे लिया गया है? सोशियोलॉजिकल अप्रोच से। कौन सी वाली सोशियोलॉजिकल अप्रोच से? एथनो मेथोडोलॉजी से। सो डिस्कोर्स एनालिसिस किसके साथ लिंक्ड है? एथनो मेथोडोलॉजी से, जो कहाँ से आई है? सोशियोलॉजी से। सो इन दैट सेंस जो डिस्कोर्स एनालिसिस है वो एथनो मेथोडोलॉजी से भी लिंक्ड है। सो सोशल ऑर्डर जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस होता है, वो सोशियोलॉजी का कंसर्न है। यानी सोशियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि हमारे सोशल ऑर्डर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, कैसे मॉडिफाई होते हैं। और इसके अंदर एथनो मेथोडोलॉजी जो है उसके अंदर एक मेन आइडिया क्या है कि सोशल एक्टर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रोल्स जो उनको दिए जाते हैं उनको ही सिर्फ फॉलो नहीं करते, बल्कि वो नए सोशल ऑर्डर्स को भी क्रिएट करते हैं अपने बिहेवियर के थ्रू, और इवन अपने रोल्स को भी मॉडिफाई और चेंज करते हैं या करने की कोशिश करते हैं थ्रू देयर बिहेवियर। सो अगेन जब हम डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं और हम ये देखते हैं कि अपने लैंग्वेज यूज़ के थ्रू किसी इंसान ने जो उसकी जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, सॉरी, जो उसकी सोशल आइडेंटिटी थी वो कैसे निगोशिएट की है, कैसे परफॉर्म की है, कैसे चेंज की है, कैसे अडेप्ट की है, तो वो कंसेप्ट फिर हम कहाँ से ले रहे हैं? एथनो मेथोडोलॉजी और सोशियोलॉजी से। यानी ये जो डिस्कोर्स जो है और कल्चरल आइडेंटिटीज़ और डिस्कोर्स का लिंक जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, या डिस्कोर्स के अंदर हम सोशल और कल्चरल आइडेंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और स्टडी करते हैं, वो कंसेप्ट कहाँ से आया है? सोशियोलॉजी और एथनो मेथोडोलॉजी से। और उसी एथनो मेथोडोलॉजी का एक पार्ट है कन्वर्सेशन। और जाहिर बात है वो जो ऑर्डर है सोसाइटी का वो हमारी कन्वर्सेशन में भी नज़र आता है, ह्यूमन बिहेवियर उसमें नज़र आता है कि अगर किसी को सोसाइटी में या एक सोशल सेटअप में सुपीरियर पोजीशन हासिल होती है तो जाहिर बात है वो उसको ज़्यादा बोलने का मौका मिलता है कन्वर्सेशन में, उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, वो दूसरों की बात काट भी सकता है, दूसरे उसकी बात काटते नहीं हैं, उसकी बात ख़त्म होने का वेट करते हैं, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसको डाउन राइट निगेट नहीं करते, वो दूसरों की बात को जब दिल चाहे निगेट कर सकता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, ऑर्डर्स जो हैं, ये हमें कन्वर्सेशन को अगर हम प्रॉपरली एनालाइज करें तो हमें नज़र आते हैं उसके अंदर। सो ये जो कन्वर्सेशन एनालिसिस है ये भी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन और एथनोमेथोडोलॉजी से लिया गया है। तो जब हम कन्वर्सेशन ओपनिंग स्टडी करते हैं, क्लोजिंग स्टडी करते हैं, टर्न टेकिंग के मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कोर्स एनालिसिस में स्टडी करते हैं, तो इनके लिए ये हम अप्रोच या थेरीज कहाँ से लेके आते हैं? अगेन सोशियोलॉजी से, और सोशियोलॉजी की जो ट्रेडिशन है एथनो मेथोडोलॉजी उससे लेके आते हैं। सो दैट इज हाउ discourse analysis is connected with sociology and ethno methodology. So these points are clear. If there is any confusion or if you want to ask anything, you can ask. All right, then let's move on to the next point. Now comes the field of linguistics. अब डिस्कोर्स एनालिसिस के ने जाहिर बात है लिंग्विस्टिक्स इज ऑल्सो स्टडी ऑफ लैंग्वेज, डिस्कोर्स एनालिसिस इज ऑल्सो स्टडी ऑफ लैंग्वेज इवन इफ इट इज अबव एंड बियॉन्ड सेंटेंस लेवल एंड लैंग्वेज इन यूज़। सो इसके जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं और जो मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस हैं वो मेजॉरिटी जो उन पे जो इन्फ्लुएंस है वो कहाँ से आया है? लिंग्विस्टिक्स से। सो डिस्कोर्स एनालिसिस का जो कंसर्न है वो किस में है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें, लिंग्विस्टिक फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करें, और हम ये देखें कि
लैंग्वेज के अंदर ये जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज हैं और ये जो लिंग्विस्टिक फॉर्म्स हैं, जब एक्चुअली यूज़र्स जो हैं लैंग्वेज के उनको यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, तो कैसे यूज़ करते हैं। और लिंग्विस्टिक्स में भी हम स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक फॉर्म्स को स्टडी करते हैं। डिस्कोर्स के अंदर हम इन्हीं चीज़ों का एक्चुअल यूज़ बाय यूज़र स्टडी कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली दे आर कंप्लीटली लिंक्ड विद ईच अदर। सो लिंग्विस्टिक्स की जो फील्ड है, फोनोलॉजी, सिंटैक्स, इनका डिस्कोर्स एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इनकी थेरीज, इनकी मेथोडोलॉजीज जो हैं वो डिस्कोर्स एनालिसिस ने बहुत ज़्यादा बोरो की हैं, अडाप्ट की हैं, और ये थेरीज जो हैं वो डिस्कोर्स एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। सो दिस इज़ आवर फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज़ कनेक्टेड विद डिस्कोर्स एनालिसिस। लिंग्विस्टिक्स में भी हम स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज स्टडी करते हैं तो हम सिर्फ सेंटेंस तक लिमिटेड नहीं रहते, हम बियॉन्ड सेंटेंस लेवल भी स्टडी करते हैं। और डिस्कोर्स में भी हम लैंग्वेज बियॉन्ड सेंटेंस लेवल स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। फिर फॉर्मल और जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ह्यूमन इंट्रैक्शंस की, वो भी लिंग्विस्टिक्स में स्टडी होती हैं। और डिस्कोर्स का कंसर्न भी ऑब्वियसली फॉर्मल और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं ह्यूमन इंट्रैक्शन की, तो अगेन दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो इस तरह से दे आर connected with each other. So I hope these points are clear. Because our next topic is discourse structure of texts. So now we are moving towards the analysis. So if we are taking a text as an example or as an you can say as a discourse, we are taking a text and we consider it as a discourse. So then what type of structure does it have as discourse? Not as language, not as novel, not as essay, not as conversation, as discourse. So basically, what does it mean, discourse structure of text? It means structural composition of the text, not only in the typical sense of patterning of grammatical structures, but also sequential ordering of the content presented in the text. So एक मीनिंग तो इसका क्लियर है ऑब्वियसली कि क्या है कि जो टेक्स्ट होती हैं उनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी उनके अंदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो टेक्स्ट हैं उनके अंदर सीक्वेंस देने के लिए कौन से एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स यूज़ हुए हैं, सीक्वेंस कैसे क्रिएट किया गया है। यानी एक तरफ तो हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, वो तो हो गए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, लेकिन उसके साथ साथ हम सीक्वेंशियल ऑर्डर भी स्टडी करते हैं कि सीक्वेंस कैसे दिया गया है, कनेक्शन कैसे क्रिएट किया गया है एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के दरमियान, एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान, सेंटेंस के एक पार्ट और दूसरे पार्ट के दरमियान। उसमें फिर सीक्वेंस मार्कर्स भी आ जाते हैं, एनाफोरिक कैटाफोरिक रेफरेंसेस भी आ जाते हैं, प्रेपोजिशंस भी आ जाती हैं, पंक्चुएशंस भी आ जाती हैं, एवरीथिंग। इफ़ इट इज़ स्पोकन डिस्कोर्स तो उसमें फिर आपके प्रोजोटिक फीचर्स भी आ जाते हैं। इफ़ इट इज़ रिटन डिस्कोर्स तो फिर उसमें आपके जो सिमियोटिक फीचर्स हैं वो भी आ जाते हैं। सो डिस्कोर्स एनालिस्ट का इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर होता है कि लोग जो हैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं अपने डिस्कोर्स को, कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ बिगनिंग में आनी चाहिए, कौन सी चीज़ एंड पे आनी चाहिए, कौन सी चीज़ मिडल पे आनी चाहिए, जब वो कन्वर्सेशन कर रहे हों या जब वो कुछ लिख रहे हों। यानी जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं या जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो हाउ डू वी डिसाइड कि क्या पहले आएगा, क्या बाद में आएगा, क्या एंड पे आएगा। अगर 5-6 पॉइंट्स हैं तो किस तरतीब से आने चाहिए और उसी तरतीब से क्यों आने चाहिए, किसी और तरतीब से क्यों नहीं आने चाहिए। वाई डू वी फील दैट सीक्वेंस इज लॉजिकल, एंड इफ़ वी फील दैट सीक्वेंस इज लॉजिकल तो उस लॉजिक को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सी वर्डिंग या कौन से मेथड्स या कौन सी जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ डिस्कोर्स। सो बेसिकली वी आर सेइंग दैट how people foreground certain information in the opening of a conversation or beginning of a written text.
हम फोरग्राउंडिंग भी करते हैं जब हमने कोई बात, किसी बात या किसी पॉइंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी हो, तो हम बोल रहे हों तो हम थोड़ा सा उसको स्ट्रेस करते हैं या अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची कर लेते हैं। इस तरह से लिखने में हम उसको थोड़ा सा कैपिटल वर्ड्स, इन्वर्टेड कॉमास या उसको बाकी लाइनों से अलग करके लिख देते हैं। इसी तरह से अगर हमने किसी बात को छुपाना हो या हम ये चाह रहे हो कि ये बात करनी तो ज़रूरी है लेकिन इतनी हाईलाइट भी ना हो, तो हम थोड़ी फ्रेजिंग उसकी माइल्ड कर लेते हैं। बजाय इसके ये कहने के कि 200 लोग जो थे वो उन्होंने हेल्प की या उन्होंने मारा, आप ये कहेंगे कुछ लोगों ने ऐसा किया। इंस्टेड ऑफ सेइंग 200 पीपल यू से सम पीपल, तो थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं फोरग्राउंडिंग की, बैकग्राउंडिंग की, ये सब हम यूज़ करते हैं। तो डिस्कोर्स का कंसर्न इन सब टेक्निक्स से है कि क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कि हाउ डू वी डिसाइड, व्हाई डू वी डिसाइड दीज थिंग्स। और ऑब्वियसली ये सारी की सारी प्लेसमेंट्स और अरेंजमेंट्स जो हैं वो कल्चर्स और लैंग्वेजेस में डिफरेंट होती हैं। जिस तरीके से इंग्लिश कल्चर या इंग्लिश लैंग्वेज में चीज़ें फोरग्राउंड या बैकग्राउंड की जाती हैं या बिगनिंग या एंडिंग्स डिसाइड होती हैं, वैसे उर्दू, अरेबिक, पर्शियन या दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं होती। वाई? बिकॉज देयर कल्चर्स आर डिफरेंट, दे डेवलप इन डिफरेंट सिनेरियोज। और ऑब्वियसली जब लोग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा भी बिहेव नहीं करते। दो लोग, even when people are from the same society, two people do not behave the same way. And even when you yourself are using language, not every time you are using the language the same way. Even when you are in the same situation, you will not use it exactly the same way twice. So ये changes भी क्यों आते हैं, कब आते हैं और कैसे आते हैं। लेकिन कुछ कन्वेंशंस या कुछ ऐसे लिंग्विस्टिक अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं जो एस्टैब्लिश्ड होते हैं किसी भी कल्चर या सोसाइटी के अंदर, वो हमारे जहन में हमेशा होते हैं। उनको छोड़ के अदरवाइज हमारे जो लिंग्विस्टिक बिहेवियर्स हैं या जो हमारे जो प्रोडक्शन ऑफ अटरेंसेस हैं, वो कभी भी किसी दूसरे स्पीकर या इंडिविजुअल से मैच नहीं होती। दे आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो यू कैन से कि अगर एक ही टॉपिक पे दो लोग टेक्स्ट प्रोड्यूस करेंगे तो दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और अगर एक ही इंसान दो डिफरेंट सेटिंग्स में एक ही टॉपिक के ऊपर टेक्स्ट प्रोड्यूस करेगा, दोज टेक्स्ट विल ऑल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कोई टेक्स्ट जो है ग्रामर उसकी बिल्कुल ठीक हो तो दो रीज़न से वो समझ नहीं आती आपको। एक तो ये कि वोकेबलरी या वर्डिंग ऐसी यूज़ की गई हो जो आपके कंप्रीहेंशन लेवल से अबव थी, यानी वो वर्ड्स ही आपको समझ नहीं आए। दूसरा ये कि जो सीक्वेंस था इंफॉर्मेशन का वो ठीक नहीं था, हौच पौच था, यानी जो बात पहले आनी थी वो बाद में आ रही है, बाद वाली पहले आ रही है। और उन सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज तो ठीक है लेकिन उनका आपस में कोई लिंक नहीं है। लाइक अली वेंट टू द मार्केट, टू पीपल आर फाइटिंग इन द स्ट्रीट, द सन इज शाइनिंग, द क्लाउड्स आर ग्रीन, द काउ इज जंपिंग। और ऑल द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन इन सारे सेंटेंसेस का कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे के साथ। तो अगर ये सारे सेंटेंसेस आपको किसी जगह लिख के दे दिए जाएं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये एक और रीज़न हो गया समझ ना आने का। दूसरा रीज़न क्या है कि इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक्ड तो है लेकिन प्रॉपरली सही सीक्वेंस में लिखी नहीं गई, तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। फिर ये भी है कि जिसने वो अटरेंस क्रिएट की है उसने वो इस तरह से क्रिएट की है कि उसने ऐसे वर्ड या ऐसे फ्रेजिंग यूज़ कर दी है कि एक ही सेंटेंस के दो या तीन पॉसिबल मीनिंग्स बन रहे हैं। सो नाउ यू आर कन्फ्यूज्ड कि कौन सा मीनिंग यहाँ अप्लाई हो रहा है। फिर एक रीज़न और भी होता है उस कन्फ्यूजन का, और वो ये कि आप उस कल्चर से फेमिलियर नहीं हैं और उस जिस कल्चर के रेफरेंसेस उस टेक्स्ट के अंदर मौजूद हैं, तो अब आपको समझ नहीं आ रहा। जब तक आपको वो कल्चर या उसके रेफरेंसेस समझ नहीं आएंगे आपको वो बात भी समझ में नहीं आएगी। तो आई होप इट इज़ क्लियर तोबा।
तो आपको क्लियर हो गया? गुड. Okay, then let's move on to the next point. सो ऑब्वियसली इसी तरह से हमारी जो कन्वेंशंस हैं अप्रोप्रिएट लिंग्विस्टिक बिहेवियर की, वो भी एक सोसाइटी या एक कल्चर में ज़रूर सेम होती हैं, बट अगेन अक्रॉस कल्चर्स वो डिफरेंट होंगी, अक्रॉस लैंग्वेजेस वो डिफरेंट होंगी. तो हो सकता है कि वो बात या वो वर्डिंग जो आपके कल्चर में अप्रोप्रिएट है, जिससे आप बात कर रहे हैं या जो आपका लिसनर है उसके कल्चर में वो अप्रोप्रिएट ना हो. इसीलिए इंटरकल्चरल कम्युनिकेशंस में हमेशा एम्बिग्विटी की गुंजाइश और मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश ज़्यादा होती है. एग्जाम्पल भी दी हुई है आपकी बुक में एक जापान की कि फॉर जापानीज टू बिगिन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन विद अ कमेंट ऑन वेदर कंडीशंस व्हाइल दिस इज नॉट अ रिचुअल रिक्वायरमेंट इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड. सो अगर जापान में आप किसी को कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेजते हैं, चाहे वो कोई लेटर हो, एप्लीकेशन हो, कोई रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, तो आप उसको स्टार्ट करते हैं वेदर पे कमेंट करने से. द वेदर इज़ नाइस टुडे, द वेदर इज़ हॉट टुडे, और अ जनरल दैट नाउअडेज द वेदर इज़ क्वाइट प्लेजेंट. उससे शुरू करते हैं. ये कंपल्सरी है, कस्टमरी है. अगर आप ऐसे नहीं शुरू करेंगे तो यू विल बी कंसिडर्ड relatively रूड और इल मैनर्ड. लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आप डायरेक्टली जिस पॉइंट पे आप हैं उसी से आप डायरेक्टली अपनी बात शुरू कर सकते हैं. सो ये क्या है? ये कल्चरल डिफरेंस है. यानी सेम ईमेल अगर आप एक ऐसे पर्सन को भेज रहे हैं जो इंग्लैंड में रहता है, इंग्लिश है, और वही ईमेल अगर आप किसी जापानीज़ को भेज रहे हैं, तो इंग्लिश पर्सन जो है वो हो सकता है वो उसके लिए वो नॉर्मल होगी, लेकिन एक जापानीज पर्सन जो है वो उसको रूड कंसिडर करेगा कि इसने डायरेक्टली अपना पॉइंट करा दिया, मतलब डायरेक्टली अपना पॉइंट प्रेजेंट कर दिया, पहले कोई कम्प्लीमेंट्री स्टार्टिंग ली ही नहीं. किस कदर बदतज़ीब और इल मैनर्ड पर्सन है. तो ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो कम्युनिकेशन में या उसको अंडरस्टैंड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अंबर एम्बेड का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर मौजूद होना, उसके अंदर फिक्स होना, या इस तरह से किसी चीज़ का हिस्सा होना कि आप उसे उससे अलग ना कर सकें. यानी किसी चीज़ के साथ फिक्स होना, उसके साथ अटैच होना. किसी चीज़ में शामिल होना. सो जो ऑर्डर है बात करने का या चीज़ों को प्रेजेंट करने का, वो भी कल्चर टू कल्चर वेरी करता है. The order that is acceptable in Japan is not acceptable, it might not be acceptable in China. The order that is acceptable in China might not be acceptable in America. So all these have, all these are basically social conventions, even when you are using the same language. So फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पर्टिकुलर वे और ऑर्डर में कहते हैं, पर्टिकुलर स्पोकन और रिटन सिचुएशंस में. और फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लैंग्वेज और कल्चर में डिफरेंट हो जाती हैं. लाइक लेट्स सपोज कि अगर आप किसी से सामने आमने सामने मिल रहे हों और आपने उसको ताज़ियत करनी हो, तो आप कहेंगे कि बड़ा अफसोस हुआ सुन के आपकी जॉब चली गई. लेट्स सपोज कि आपको उसने अफसोस करना है कि उसकी जॉब चली गई. यही बात अगर आप लिख के उसको भेज रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं या इवन टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, तो आप थोड़े ज़्यादा फॉर्मल हो जाएंगे कि आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट यू हैव लॉस्ट योर जॉब, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन. थोड़ा मैनर चेंज हो जाएगा रिटन और स्पोकन में. देयर विल बी अ डिफरेंस. और इसी तरह से अगर यही बात अगेन अगर आप किसी जापानीज को कह रहे हो या किसी मिडल ईस्ट के पर्सन को कह रहे हो या किसी सेंट्रल एशियन पर्सन को कह रहे हो, तो उनके कल्चर्स में डिफरेंट कन्वेंशंस होंगी और डिफरेंट वोकेबलरी या वर्डिंग होगी जो सूटेबल और अनसूटेबल होगी. तो बात सेम ही रहेगी, लेकिन
सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट या लैंग्वेज चेंज होने से वो जो ऑर्डरिंग और सीक्वेंसिंग है वो चेंज हो जाएगी। सबसे पहले जिस स्कॉलर ने या जिस एनालिस्ट ने डिस्कोर्स स्ट्रक्चर को टेक्स्ट के अंदर या किसी भी टेक्स्ट का डिस्कोर्स स्ट्रक्चर एनालाइज किया वो मिचेल था, एंड ही डिड इट इन 1957। अब उसने सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस किया, या उसका फोकस कौन सी सिचुएशंस थी? बाइंग एंड सेलिंग। तो उसमें उसने ये चीज़ को स्टडी किया कि जब लोगों की आपस में इंटरेक्शंस होती हैं तो लोग ऑर्डर कैसे देते हैं चीज़ों का। उसमें उसने ये नोशन दी, स्टेजेस की नोशन दी डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर, यानी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं लैंग्वेज यूजर्स के जिनको वो इंटरेक्शंस में फॉलो करते हैं। यानी जब आप किसी से जाके मिलते हैं, कोई चीज़ ऑर्डर करने लगते हैं या कोई चीज़ रिसीव करने लगते हैं, तो प्रॉपर ऑर्डर्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप वेटर से बात कर रहे हैं, अगर आप मैनेजर से बात कर रहे हैं, आप ओनर किसी कंपनी से बात कर रहे हैं या उसके सेल्समैन से बात कर रहे हैं, तो यू विल फॉलो different orders or different sequences of doing the same thing. All right, so it's prayer time now, so we will be back we will start again at 5:15. It's a 10 minutes break.